नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपकी बात। वैसे तो मेरा नववर्ष या हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपद से होता है। ये चैत्र और शुक्ल पक्ष आपको अगर समझ में ना आवे, समझने में परेशानी हो, तो आप सीधा भाषा में समझें कि होली के अगले दिन से हमारा नववर्ष आता है। बड़ा समृद्ध नववर्ष है, बड़ा शानदार नववर्ष है, खुशहाली वाला नववर्ष होता है। क्योंकि जब होली के अगले दिन हर खेत में अनाज होता है, हर घर में अनाज होता है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होती है। पंछी, पशु, इंसान, जीव जंतु, हर आदमी, हर जीव मात्र प्रसन्न होता है, क्योंकि वो हर जगह खुशियां ही खुशियां देखता है। फागुन की बयार बहती है, प्यार का बयार चलता है और दुनिया संसार मस्त रहता है, खुश में रहता है। कहीं किसी तरह की रंज द्वेष और दिक्कत नहीं होती है। वो है हमारा नववर्ष, वहां से शुरू होता है हमारा नववर्ष। लेकिन हम सामाजिक लोग हैं, देश दुनिया में आज के दिन को भी लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं और हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए ऐतराज नहीं है कि हमने सैकड़ों साल की गुलामी में इस वर्ष को मनाने की मजबूरी से शुरू हुआ, अब ये जरूरी हो गया है। क्योंकि हमारा या आपका जन्मदिन, शादी का सालगिरह, नौकरी के तनख्वाह, ये सब आज के ही कैलेंडर से चलता है। तो ये कैलेंडर भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसी कैलेंडर से हमारा आयु काउंट होता है, इसी कैलेंडर से आप कंपनी में तारीख काउंट होता है, इसी कैलेंडर से आपका सैलरी मिलता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आज कैलेंडर बदलने की दिवस है, हम उसको भी उन तमाम लोगों को, जो लोग आज इस कैलेंडर को बदले हैं और अपना नया साल मानते हैं, हम उनको हृदय के गहराइयों से इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जिनके लिए ये नव वर्ष है। हालांकि मैं अपना नव वर्ष होली के अगले दिन भी आपको दूंगा। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। लगता है मेरा 2022 का शुभारंभ आपके आशीर्वाद से हुआ, अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपको लाइव देख रहा हूँ। प्रेमनाथ देवी जी को सादर प्रणाम। खैर मित्रों, मेरा हेडिंग था कि कैसे कहे हैप्पी न्यू ईयर। कहने का मतलब यह है कि जब आप सब रात के उमंग के खुमारी में सो के सवेरे आमतौर पर लोग लेट उठते हैं, लेट उठे होंगे। हम जैसे लोग तो खैर अमूमन 8 साढ़े 8 बजे ही उठते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जैसे लोग, ये भी थोड़ा लेट उठे होंगे, क्योंकि रात में इन्होंने 12 बजे तक नया साल का इंतजार किया होगा कि 12 बजे नया साल आवे और हम अपने और अपने बच्चों को, नाती पोतों को नया साल का शुभाशीष दे करके तब सोएं। क्योंकि बुजुर्ग है, घर में नाती पोते हैं, भरा पूरा परिवार है, सबके सब आशीर्वाद लेने आते होंगे नए साल के उपलक्ष्य में, तो वो जगे ही होंगे और आम दिनों के दिन लेट सोए होंगे। आम तौर पर ऐसे होता है। जो युवा पीढ़ी है, जो जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, उनको मनाना भी चाहिए। क्योंकि 2022 में खुशियां मिली कहाँ, खुशी का मौका मिला कहाँ। 2020 की जो शुरुआत, 2021 की जो शुरुआत, ये दोनों 20-21 ये अपने आप में ये साबित करने में रहेगी कौन 20 कौन 21, 2020 था या 2021 था। क्योंकि पूरा 2020-21 क से शुरू हुआ, के से, मतलब ऐसी करामात हुआ इसमें जिसमें कैसे कहें हैप्पी न्यू ईयर। कुछ क का उदाहरण दे देता हूं। ये जो 2021 बीता, उसमें कई क होंगे। जी नमस्कार। पहला क कोरोना, जो 19 से आता रहा। दूसरा क किसान आंदोलन। तीसरा क कटरीना कैफ की शादी हुई अंत में। एक का कंगना रनौत का विवाद, जिन्होंने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को कहा कि तूने मेरा घर तोड़ा, हम तेरा गुरूर तोड़ेंगे। किसी फिल्मी डायलॉग से ज्यादा शानदार था। और कई का काशी का वो उत्सव आपने देखा होगा, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन का भी उपकार आपने देखा। मतलब ये 2020-21 क से शुरू हुआ और क पे ही समाप्त हुआ। और
इसका प्रारंभ भी एक कयामत से हो रहा है। माता वैष्णो देवी मंदिर में जो भगदड़ हुआ है, माता वैष्णो देवी मंदिर में जिस तरह की दुर्व्यवस्था हुई है, उस पर कुछ कहना है। और मैं आम तौर पर अलग कहने के लिए ही जाना चाहता हूं। मैं वो नहीं कहता जो समाचारों पे आती है या जो समाचार वाले बताते हैं, मैं वो कहता हूं जो असल में होता है या होना चाहिए या यही हुआ होगा। मित्रों, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वैष्णो देवी का आप इतिहास जानिए, वो तो सैकड़ों हजारों साल पहले का है। वैष्णो देवी कोई आज की है नहीं, उनकी ठीक उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है। मैं जैसा साधारण आदमी उसको ऊपर क्या ज्ञान देगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब श्रीमान जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उसके पहले वहां पर पंडों का लूट होता था, जैसे आज गया में है या और किसी भी धर्म स्थल पर है। बड़ा अफसोस की बात है कि अगर आप किसी धर्म स्थल पर जाएंगे तो वहां जो लोग पांडा लोग हैं, पूजा कराने वाले लोग, वो ऐसे लगता है जैसे लुटेरे लोग हैं। आपको नोचने के लिए बैठे हुए, आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं और आपका दोहन करते हैं। जम्मू कश्मीर के पवित्र गुफा में माता वैष्णो देवी का जो वो मंदिर है, उस पर भी इसी तरह की दुर्व्यवस्था थी और लोग त्रस्त थे। दिल्ली के जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल बने और उन्होंने देखा कि भाई एक बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। उसको उन्होंने लाइन पर लाया। उस वक्त पांडा उंडा सब हड़ताल किए, वो सबको उन्होंने झेला और एक बहुत बढ़िया सुव्यवस्थित व्यवस्था कायम कर दिया। हालांकि मैं एक सनातनी होने के नाते हिंदू धर्म के किसी भी धर्म स्थल को सरकार के अधीन लाने का विरोधी हूं, क्योंकि इस सरकार में समानता का अधिकार की बात होता है, लेकिन मंदिर पर सरकार के नियंत्रण है, लेकिन गुरुद्वारे और चर्च पर सरकार के नियंत्रण नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन अभी वो मेरा मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, व्यवस्था का। जगमोहन जी जब से उसको सरकार के अधीन लाए और उसके देख रेख के लिए एक ट्रस्ट बनाए और उसके ट्रस्टी लोग जब उसकी देख रेख किए, तो वो एक बहुत शानदार और बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। दुनिया के बहुत से लोग, बहुत सारी संस्थाएं और सरकार तक इवन वैष्णो देवी न्यास के पास आती थी भीड़ मैनेजमेंट की ज्ञान लेने के लिए कि लाखों लोगों का रोज का भीड़ आप कैसे निर्विवाद रूप से संचालन कर लेते हैं और कहीं कोई भीड़ में हंगामा, हुड़दंग या भगदड़ नहीं होती है। ये आज से नहीं, 20-30 साल से वहां पर वैष्णो देवी न्यास ट्रस्ट करती आई है। तो आज क्या नया हुआ, ये मेरा विषय है और यहीं से मेरा विषय शुरू होता है। मित्रों, समाचार चैनलों पर आपने दो ही चीज सुना होगा कि धक्का मुक्की की वजह से भीड़ बढ़ गई। कुछ लोगों का बाइट सुनाया गया कि जी वो बिना पर्ची देखे, बिना जांच के हमको ऊपर भेज दिए, इस वजह से अनियंत्रित भीड़ हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि जी एक रास्ता बंद कर दिया, आने और जाने का रास्ता एक ही कर दिया, इस वजह से भीड़ हो गई। तरह तरह के बकवास और तरह तरह की बातें आई। मैं इसमें अपना दूसरा एंगल देख रहा हूं। शुरुआत कहां से हुई? जो शुरुआत हुई है वो हुई है कुछ लोगों के धक्का मुक्की से। ना तो अनियंत्रित भीड़ से झगड़ा हुआ है, ना ही श्राइन बोर्ड के दुर्व्यवस्था से झगड़ा हुआ है, ना ही ज्यादा लोगों के भीड़ छोड़ देने से झगड़ा हुआ है। और ये तो सोचने योग्य बात ही नहीं है कि आने और जाने का रास्ता एक ही कर दे। ये तो अंधा आदमी भी नहीं कर सकता। और कोई श्राइन बोर्ड का प्रशिक्षित आदमी जो वर्षों से भीड़ मैनेजमेंट कर रहा है, समाचार वालों को मैं बकवास कैसे मालूम? मैं स्वयं भी वैष्णो देवी में गया हुआ हूं। आने का रास्ता और जाने का रास्ता अलग होता है। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं आपको उससे आना नहीं होता है, आने का रास्ता अलग है। बल्कि अब तो बड़ा सुगम रास्ता हो गया है। अब तो बैटरी वाली गाड़ी वहां जा रही है, हेलीकॉप्टर वहां जा रहा है, तांगा गाड़ी जा रही है, खच्चर जा रहा है, कंधे पर लाद करके ले जाने वाले जा रहे हैं। अब तो तरह तरह की व्यवस्था हो गई। अब भगदड़ जैसी बात तो रास्ते पर में है नहीं। तो ये समाचार चैनल वाले जानबूझ के दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आने जाने का रास्ता एक ही कर दिया, वो बहुत गलत है और भड़काने वाली है, उकसाने वाली है। तब है कि जो वो लोग शुरू में झगड़ा धक्का मुक्की किए, उनका उद्देश्य क्या था? क्या वो जानबूझ के साजिश के तहत ऐसा कुछ किया गया ताकि वहां पर भगदड़ मच जाए?
मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ना ही मेरे पास कोई सरकारी जांच एजेंसियों ने इसकी सूचना दी है कि राकेश परमार यही सत्य है और इसी को तुम चलाओ, क्योंकि मैं सत्य वचन बोल रहा हूं। मैं इस बात को नहीं जानता और ना ही मेरे को इसकी कोई पुख्ता जानकारी, मैं तो आशंका व्यक्त कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के कानपुर दौरे में हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने ही गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी का रूप दिया, उस पर प्रधानमंत्री के स्वागत वाला बैनर आगे पीछे लगाया और उस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने से वो गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की हुई। उस पर पथराव किया, आग लगाने का प्रयास किया और खुद ही उसका वीडियो बना करके उसको लॉन्च किया, ताकि कानपुर में लाखों लोगों की भीड़ आई है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। अगर इसमें 200-500 लोगों के पास भी अगर वीडियो चली जाती है तो बवाल मच जाएगा। और जहां गाड़ी जलाई गई थी वो जानबूझ के मुस्लिम बहुल इलाका चुना गया था, और ये स्वाभाविक बात है कि मुस्लिम बहुल इलाका जहां होता है वहां पर सेंसिटिव मामला होता है। दंगा भड़कने में उतना टाइम भी नहीं लगता जितना पेट्रोल में आग भड़कने में लगता है, उससे जल्दी दंगा भड़कता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस और उनकी सक्रियता ने इस चीज को तुरंत कंट्रोल किया, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ और वो सारे सवालों के जवाब मिल गए जिसकी वजह से वहां पर लगाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैष्णो देवी में अखिलेश के लोग चले गए थे, लेकिन जब हमारे देश के राजनीति में इतनी घटिया और इतनी निम्न स्तर और इतनी छोटी सोच आ गई है चुनाव जीतने के लिए, तो क्या कोई आदमी देश की शुरुआत, साल की शुरुआत में इस तरह की भगदड़ मचा करके सनातन धर्म को बदनाम करने और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाने, और अब टीवी में लोग आने लगे कि यार नया साल में किस लिए गए थे, मर तो गए। कई समाचार चैनल में जो बेहुदे टाइप के पत्रकार और बदतमीज टाइप के पैनलिस्ट जाते हैं, उन लोगों ने अपना बकवास करना शुरू कर दिया कि बताइए, वैष्णो देवी में कहते थे कि माता जी बुलाते हैं तो जाता था, माता जी तो परमानेंट बुला लिया। मतलब इस तरह की बकवास भी कुछ कुछ समाचार चैनलों पर और कुछ फेसबुक लाइवों पर आने लगा है। और कुछ ना हो तो कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि अभी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्वयं सेवक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं और भाजपा की इनडायरेक्टली शासन है, और शासन व्यवस्था इतनी लचर और इतनी दुर्बल हो गई है कि वहां पर लोग भगदड़ में कुचल करके मारे जा रहे हैं। 14-15 लोगों के मारे जाने की सूचना है, अपुष्ट खबर है कि 50-60 लोग भी मरे होंगे। घायलों की अभी कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है। ऐसी स्थिति में मेरा हेडिंग है कि कैसे कहें हैप्पी न्यू ईयर। मित्रों, शाम होते होते एक और बहुत बड़ी सूचना मिली, जिस जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी न्यास में भगदड़ से कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। उसी किसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर भूकंप का एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ, जिसकी झटका जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में भी हुआ। मतलब आज देश का जो उत्तरी छोर है वो एकदम दहला हुआ रहा था, पहाड़ कांप रहा था कुछ भगदड़ से और शाम होते होते भूकंप से। ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसा आदमी जो देश हित चाहता है, जो देश दुनिया में अमन चलने और शांति चाहता है, वो कैसे कहे हैप्पी न्यू ईयर, तब जबकि हमारा हैप्पी न्यू ईयर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कैसे कहूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। खैर, भूचाल सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं आया, भगदड़ में कुचल के मरने की सूचना सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं आया, शाम होते होते उत्तर प्रदेश का राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है, जिसकी गनगनाहट और तपिश अब वहां पर महसूस होने लगी है। शाम होते होते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, सीट कौन सी होगी ये पार्टी डिसाइड करेगी। जैसे ये सूचना हुआ, मथुरा की गलियों में झाड़ू लगना शुरू हो गया। मथुरा के लोग, जैसे हमारे भोजपुरी में गीत गाया जाता है कि आपन खोरिया बहार राकेश बाबू आवता रे दूल्हा दमाद, मतलब जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी वो हम तो बारात के स्वागत में रहेंगे और मेरी माँ बहनें गाना गाएंगे भोजपुरी में, उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताऊंगा कि आपन खोरिया बहार राकेश बाबू आवता रे दूल्हा दमाद। मतलब अपनी गली को साफ करिए, आपका मेहमान आ रहे हैं। मथुरा की गलियों में इसी तरह से वहां मथुरा वासी लोग एकदम मथुरा की गलियों को चमकाना शुरू कर दे, जिस दिन से सुना है कि चुनाव योगी जी लड़ने वाले हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी बाद में डिसाइड करेगी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। मथुरा के लोग पहले डिसाइड कर दे कि जब मथुरा से चुनाव लड़ी, और अगर ये सही हो गया तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का राजनीति में एक भूचाल आ चुका है। पहला भूकंप तो इस बात पर आ गया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। एक तो यही है क्योंकि वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब से किया है वो तब से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले वो सीधा लोकसभा में 5-7 बार से लगातार चुन के आ रहे थे और अभी विधान परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी विधान परिषद में गए हैं, लेकिन वो एक जननायक की तरह से चैलेंज को स्वीकारे और बोले कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। मतलब फ्रंट से लीड करने की जो स्वयंसेवकों में कला होती है वो योगी आदित्यनाथ जी में भी है। उन्होंने कहा कि मैं बैक डोर से नहीं करूंगा, मैं फ्रंट से लीड करूंगा, कैप्टन हूं, कैप्टन का काम करूंगा। अब उनका कोच डिसाइड करे कि वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, ये कोच विल डिसाइड एंड रिजल्ट विल शो। खैर मित्रों, आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश की भूचालें अभी और आएंगी। इत्र व्यापारियों से लेकर के कई बेईमान लोगों का पर्दाफाश होता रहेगा, उसको आप देखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें अब उत्तर प्रदेश के राजनीति में देखने को मिलेंगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इधर कुछ दिनों से राजनीति के शिखंडी लोग हर बार अर्जुन के आगे आकर के खड़े हो जाते हैं या अर्जुन शिखंडियों को आगे आकर के खड़ा करके पीछे से तीर चलाता है पितामह को मारने के लिए। आज राजनीति में कई शिखंडी हैं जो सामने से दिखते हैं कि वो लीड कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कोई आदमी किसी पितामह पर बाण चला रहा होता है। सीधा लड़ाई में अब राजनीति खत्म हो गई है। वो जमाना नहीं रहा जब राजनीति करने वाले दो लोग एक ही थाली में खाते थे और एक ही साथ नाश्ता करते थे और एक ही घर में सराह करके चुनाव प्रचार करते थे। चुनावी पंपलेट एक ही प्रेस में छपता था और एक ही आदमी कई बार पैसा दे देता था। ये उचित नहीं है कि इस बात की चर्चा करूं, बट एक चर्चा है, ये अपुष्ट नहीं है, बिल्कुल पुष्ट है, क्योंकि जिस आदमी ने मुझसे ये बात कहा है वो हल्के दर्जे का आदमी नहीं था, वो बहुत बड़े आदमी थे और बहुत सच्चे आदमी थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक वाक्य बताया राजनीति पर। राजनीति में बताया कि राकेश, एक बात की बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में गए थे, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो बुलाए थे हम लोगों को, हम उनके घर गए थे। बेगम हजरत महल पार्क में राजनारायण जी ने चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा रैली किया, बड़ी भीड़ आ गई, वो उम्मीद से चाहता। अब राजनारायण जी ठहरे समाजवादी आदमी, चंदा लेकर के काम करने वाला आदमी। अब आज के जैसा वसूली करके राजनीति तो करते नहीं थे, किसी से 500 मांग लिया, किसी से 50 रुपया मांग लिया, भोजन भर का है और कुछ खर्चे भर का हो गया तो फिर आगे नहीं मार, क्योंकि आजकल तो खाता खुलता है बैंक में, पैसा बोला जाता है कि आप इसमें ट्रांसफर करिए, और कुछ लोगों को सीधे कहा जाता है, धमकाया जाता है कि चुनाव आ गए मदद करिए, नहीं तो हम आगे आपका ख्याल रखेंगे और नहीं तो आपका ध्यान रखेंगे। उस वक्त वो आदमी को जो थे भाई चुनाव लड़ना है, 2000 रुपये चाहिए तो 2-2,500 तक मांगे, वहीं से बंद कर दी, जहां झोली भरी वहीं से बंद, वो स्थिति थी। अब राजनारायण जी ने जितनी झोली मांगे थी उससे तो ज्यादा भीड़ हो गया। वो क्या करते, कदम सवेरे हम लोग नाश्ते के इंतजार में थे, अभी बस नाश्ता आ रहा था, एक तरफ से राजनारायण जी की एंट्री हो रही है अंदर और दूसरे तरफ से चौधरी चरण सिंह की पत्नी खाना लेके आ रही है। तो मैंने कहा कि वो मुख्यमंत्री थे तो नौकर लेकर नहीं आ रहा था। बोला राकेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी वो इतनी नौकर उकर वाली बात नहीं थी, वो तो अब आ गया कि नेताओं के घर में शेफ लग गए खाना बनाने वाले, नहीं तो बीवी बच्चे वही बनाते थे, नेता कोई बहुत विशेष नहीं था। चौधरी चरण सिंह की पत्नी ही खाना उना बनाते थे, उनकी बेटी बनाती थी, हमको तो कई बार उनके बेटे ने खाना बना करके दिया, यही अजीत की बहन। खैर वो अलग चीज है। तो उधर से लेके आ रही, और इन मौके पर हम लोग 3-4 लोग कुर्सी पर बैठे थे कि अब आ रहा है, एक थाली वो आ रहा है, 2 उनकी बेटियां लेके आ रही थी। राजनारायण जी घुसते ही थाली अपने हाथ में लिए और पराठा खाने लगे और बोले यार बड़ा बढ़िया था, तुमको भी ध्यान था। उन्होंने एक हल्के शब्द इस्तेमाल किया जो हंसी में रहना करते, मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, आमतौर पर 2 दोस्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो अपना दबा करके नाश्ता किए। चरण सिंह उसी में से रोटी ले लेना, देखो मेरे को विधानसभा में जाना है, तुम ले लेना। अब वो दोनों लोग दोस्त, तुम ले लेना, तुम्हारा घर है,
करते करते चरण सिंह की खाना को उन्होंने खाना खाने नहीं दिया, वो खुद खा लिए। खाना उन्हें खाकर ढकार मारते बोले, यार चौधरी काम से लाया था। बोलो 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 काम था यार, बड़ा लोग बेगम हजरत महल में इकट्ठा हो गए यार, इन सालों को भेजे कौन? मैं मुंह में निकले, उन्होंने भी ऐसे इस्तेमाल किया, इनको भेजा कैसे जाएगा यार, इस बात का क्या करो? इसको यही विराम देते हैं। इसके पहले की घटना, वो कह रहे थे कि नाश्ता के पहले प्रेस वाले आए थे, क्योंकि तब वो मीडिया लाइव वाला तो था नहीं कि लोग टीवी में देख ले। पत्रकार लोग आते थे, कुछ नेता चमचा लोग आते थे, कहते कि ये हुई। तो कह रहे कि 2-3 पत्रकार 2-3 लोग आके कह रहे थे कि साहब बड़ी गाली दिया जा रही है आपका, फलाना वाले ने आपकी बड़ी गाली दी, बड़ी भीड़ थी, सब लोग आपका ही कर रहे, मतलब ऐसे ही कोई कर रहे चौरण सिंह को। इधर से ये उनको बताया गया था कि आपको गाली गलौज कर रहे थे मंच से, तो ये तो स्वाभाविक है, राजेंद्र जी ना भी देते तो उनको कहा था लोग की गाली देते तो मान लिया जाते, क्योंकि वो ऐसे थे मुंह फट आदमी। तो राजेंद्र जी को चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भाई तुम बुलाया हो, तुम जानो, तुम भेजो। तो बोले कि पत्रकार वार्ता बुलाओ और जा करके पत्रकार वार्ता में कहो कि मेरे अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इन लोगों का व्यवस्था कर सकूं, तो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करो, मैं मुख्यमंत्री बनता हूं और 2 मिनट में लोगों की व्यवस्था करता हूं। हंसी मजाक हुई, चौधरी चरण सिंह बड़ा परेशान हो गए, कह के राजनाथ जी चले गए। बोले देखो भाई तेरी जिम्मेदारी है, बेगम मोहतरम पार के भिजवा दियो, मैं जा रहा हूँ। चरण सिंह अपने स्टाफ को बोला कि भाई देखो यार कितने लोगों कैसे कर सकते हैं, 10-15 मिनट बाद आए कि भाई और कुछ नहीं कर सकते हैं तो बसों से भेजा जाए। तो बोला कैसे? उस वक्त सरकारी बसें इस्तेमाल नहीं होती थी राजनीतिक काम के लिए, पहली बार सरकारी बस का इस्तेमाल हुआ और चौधरी चरण सिंह अपने रिटायरमेंट के बाद तक उसका भाड़ा भरते रहे, क्योंकि उनके तनख्वाह से भाड़ा फुल नहीं हो रहा था। वो एक राजनीतिक जमाना था जो अपने ही विरुद्ध में रैली को अपने ही पैसा देना पड़ रहा था और उसमें कहीं कोई दिल में दुख नहीं था। अंतिम बार इस तरह की कोई घटना अगर है तो वो एनटी रामाराव की थी। पीवी नरसिम्हा राव जो बाद में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए और मैं समझता हूं कि अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे सफल नहीं तो सबसे खराब भी नहीं थे। मेरा अगर ईमानदारी से नंबरिंग दिया जाए तो मैं नरसिम्हा राव के फैसला को 1 नंबर में मानूंगा कि नरसिम्हा राव साहब ने जो 5 साल में किया है वो किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जितना छुरी के नोक पर चल करके उन्होंने काम किया, खैर उनके काम की तारीफ कांग्रेस नहीं करती, मेरे करने का क्या मतलब है। नरसिम्हा राव साहब उस वक्त वहां नेता विपक्ष थे कांग्रेस के, और उन्होंने एनटी रामाराव के विरुद्ध एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था हैदराबाद में। हैदराबाद जो भी तेलंगाना का राजधानी है, हैदराबाद तब संयुक्त आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तेलंगाना तो उसमें से बचा। तो हैदराबाद में और सिकंदराबाद में तो बहुत बड़ा रैली था। वो रैली यूपी बिहार जैसा भीड़ था, उतना भीड़ कभी नहीं हुआ था। एनटी रामाराव मुख्यमंत्री थे तो उनके भाई खुफिया पुलिस ने बोला कि सर बड़ा भीड़ है और बहुत ज्यादा आप ही की दुर्गति हो रही है। एनटी रामाराव अपने ऑफिस से निकला और कांग्रेस की सजे सजाए मंच में जाकर के भाषण देकर के चले आए। और सबसे हैरानी की बात है कि नरसिम्हा राव साहब ने उनका स्वागत किया गुलदस्ता से और बोले कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नंदमुरी तारक रामाराव जी मंच पर आए हैं, आपको संबोधित करेंगे। वो भीड़ भी बड़ा दंग रही, क्योंकि तब भीड़ टेम्पो में भर के नहीं बुलाई जाती थी, उसको पता नहीं कि कांग्रेस में जा रहे कि भाजपा में जा रहे, नहीं तब लोग जाते थे कि मैं कांग्रेस की रैली में जा रहा हूँ एनटी रामाराव के विरुद्ध में। तो अंतिम बार वही एक इस तरह का सहिष्णु वातावरण राजनीति में देखने को मिला, उसके बाद अब तक नहीं मिला है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कैसे कहूं हैप्पी न्यू ईयर, अगर इस तरह की बेमनस और इस तरह की स्थिति राजनीति में आएगी तो। एक तो साल की शुरुआत इतनी बड़ी विपदा से हुई है, जिन लोगों के घरों में के लाल गए हैं और जिन लोगों ने जान गंवाया है, मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में लो और जो अपराध उन्होंने जीवन में किया होगा वो तो स्वतः माफ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम सांस आपके आगोश में लिया है, आपके शरण में लिया है। वैसे धरती का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर आपकी दिव्य दृष्टि और कृपा दृष्टि नहीं है, लेकिन वो तो स्थान ही आपका है। अगर वहां पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा तो उनको मोक्ष ही मिलेगा और उनके सारे गुनाह माफ होंगे। लेकिन एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आज अंतिम करिए हादसों का, और 2022 सभी लोगों के जीवन में आनंदामय सुखमय हो और कम से कम बीमारी मुक्त जरूर हो। माता जी, ये जो कुदृष्टि
हमारे देश पर था बल्कि दुनिया पर छाई हुई है। पहले कोरोना 1 था, फिर 2 था, फिर तीसरी लहर था, और ये अब अमेजोन और ओमिक्रॉन नाम का एक नई लहर आई हुई है। लोगों को इस लहर से निजात दीजिए और निश्चिंत और स्वच्छंद होकर के लोग जिए, ऐसा आप कृपा करिए। इन्हीं प्रार्थना, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जो लोग आज के लिए अपना नया वर्ष मानते हैं, उनको नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा शुक्ल पक्ष पर के आएगा चैत महीने के शुक्ल प्रतिपदा को, और उस दिन मैं बोलूँगा, मतलब होली के अगले दिन। तब तक एडवांस में मेरे भी नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।